गुड इवनिंग बच्चों। अभिषेक, हर्ष, मोनू, माधव, सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। ओके, सब क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम लोगों ने एक जनरल, कोई बात नहीं भाई प्रणय, आपको आप बीमार पड़ गए, आप पेशेंस से काम करिए, धीरे धीरे बैकलॉग खत्म करिए, है ना। इसको पढ़ते रहिए और बैकलॉग धीरे धीरे खत्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके लिए रिग्रेट मत करिए। आप बीमार पड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट अपने पास जो है सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा था। अब ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया जाए कि हमारे पास एक पाइप है, सेमी सर्कुलर पाइप, और इसमें एक सेमी सर्कुलर पाइप है, और इसमें आपने क्या किया है, तो एक सेमी सर्कुलर पाइप है, इसमें आप एक चेन डाले हुए हो, देखो ऐसा है कुछ। ये है, एक सेमी सर्कुलर पाइप है। ठीक है, तो इस सेमी सर्कुलर पाइप में, इस सेमी सर्कुलर पाइप में अपने पास एक चेन है ना। मतलब ये पाइप तो मैंने बहुत बड़ा बनाया है, बट ये चेन अपनी ऐसे ही है। हल्का सा आपने क्या किया, इसको हल्का सा आपने क्या कर दिया है, यहां से इसको हल्का सा खींच कर निकाल दिया है, बहुत हल्का सा। ठीक है, जस्ट आपने यहां से पुल करके छोड़ दिया है ना। स्लाइटली पुल्ड एंड रिलीज, स्लाइटली पुल्ड एंड रिलीज। पुल्ड एंड रिलीज। ठीक है, यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म चेन है, और ये स्मूथ है ना, ये स्मूथ है। तो आपने स्लाइटली इसको जो है पुल करके छोड़ दिया है। तो अब यहां से क्या कर सकते हो, आपको ये बताना है कि जब ये जस्ट इसको छोड़ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने वर्क पावर में किया है, इसी को आप सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से यूज करके कैसे करेंगे,
वो चीज बताया जा रहा है कि जस्ट आप क्या कर रहे हो, इसको अब ये अपना यहां से ये जस्ट छोड़ रहा हो, स्लाइटली रिलीज करने के बाद जस्ट ये पाइप को, वर्टिकल पाइप को छोड़ रहा हो, तो आपको बताना है कि क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, या क्या इसकी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ की के इजिली आप बता सकते हैं, सभी बच्चे अब इसका के बता सकते हैं। जल्दी बोलो बच्चों। तो यहां से अपने पास क्या होगा, अब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, स्लाइटली पुल करके आपने रिलीज कर दिया है, ये यूनिफॉर्म चेन है, तो यहां से स्लिप करता हुआ, ऐसे स्लिप करता हुआ, ऐसे स्लिप करता हुआ नीचे गिरेगा। तो जस्ट ये जब नीचे गिरने को होगा तो दिस इज द लिमिटिंग केस। तो अब इस केस में भी हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना है, बट हमारे पास एक पर्टिकुलर जो है ब्लॉक या बॉडी नहीं है, हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा इनिशियल स्टेट होगा, ये हमारा इनिशियल स्टेट होगा, बोलो भाई, और ये अपना जो होगा ये फाइनल स्टेट होगा, है ना, ये फाइनल स्टेट होगा। तो ये इनिशियल स्टेट होगा, ये फाइनल स्टेट। क्या आप सभी बच्चे इस आर्क का, ये जो चेन है जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है, जिसका मास m ले लेते हैं, लेंथ तो हमें रेडियस r दिया हुआ है तो लेंथ भी निकल जाएगा, इस वाले पाइप का ये रेडियस r गिवन है, ठीक है, इसका रेडियस r गिवन है, तो हम लेंथ भी निकाल लेंगे, ठीक है, हम यहां से लेंथ भी निकाल लेंगे। तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, इसका सेंटर ऑफ मास। बहुत बढ़िया भाई हर्ष, बहुत बढ़िया, 2r/π, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2r/π। अभी अभी आपने r के लिए निकाला है, तो ये इसका COM था। यहां पर जब ये यहां पर होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास अपना कहीं मिड पॉइंट पे होगा, है ना, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर होगा। लेंथ कितना होगा, लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, ये l/2 पर होगा। L कितना होगा इसका, तो L होगा πr, L जो होगा वो इसका कितना हो जाएगा, πr, है ना, πr, 2πr पूरे सर्कल का होता है, तो ये सेमी सर्कल में था, तो इसका हो जाएगा L कितना, πr। चलिए तो एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, तो जब आप एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो क्या लिखोगे, UI प्लस KEI इज इक्वल टू UF प्लस KEF। तो आपने सेंटर ऑफ मास को देखकर आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। इससे कुछ बच्चों को ये फीलिंग आ रही होगी कि हम क्यों सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, हम सेंटर ऑफ मास जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है उसको क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी थोड़ी बहुत फीलिंग तो आ रही होगी आप लोगों को कि हम पूरे सिस्टम को एक एक DM मास को कि DMG इंटीग्रेट करके निकालने के बजाय हम इसको डायरेक्ट यहां से निकाल के कर सकते हैं। मतलब इस पूरे सेंटर ऑफ मास को हटाकर हम यहाँ पे M कंसंट्रेट करके एक पार्टिकल मान रहे हैं। अब ये पार्टिकल अभी इतनी हाइट पे है, ये अपना जीरो पोटेंशियल लाइन ले लो, दिस इज आवर जीरो पोटेंशियल लाइन। तो फिर यहां से ये पूरा M यहां आ चुका है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा mg 2r/π, पॉजिटिव हो जाएगा। ये रिलीज्ड है तो काइनेटिक एनर्जी 0, U फाइनल में क्या होगा mg, और ये माइनस के साथ L/2, L की वैल्यू कितनी है πr/2, L की वैल्यू डाल दी, है ना, L की वैल्यू है πr, तो L/2 मतलब πr/2। ये क्लियर है सभी को, L की वैल्यू हमने डाल दी। M लिखना बाकी है अभी, तो M जो होगा वो हो जाएगा, अगर लैम्डा आपको M दिया हुआ है तो ठीक है, M नहीं दिया होगा तो आप लैम्डा इंटू L लिख सकते हो, है ना, आपको अगर हो सकता है लैम्डा दिया हो तो आप लैम्डा इंटू L लिख सकते हो। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, फाइनल KEF निकाल सकते हो।
तो के ई फाइनल हमारे पास मिल जाएगा। आप m को रिप्लेस भी कर सकते हो लैम्डा के टर्म्स में, आपको अगर लैम्डा दिया होगा तो, ठीक है। तो के ई फाइनल आएगा mg 2mgr अपॉन पाई प्लस mg पाई r अपॉन में 2। तो के ई फाइनल जो हमारे पास आएगा, आप यहां से mgr कॉमन ले सकते हैं, चाहिए तो आप 2 भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। mgr अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो mgr अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 अपॉन पाई प्लस पाई, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी कोई भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। बाकी पूरा अगर कॉमन लेना चाहेंगे 2 mgr अपॉन पाई कॉमन लेना चाहेंगे तो यहां पे इधर पाई आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, आप जैसा करना चाहे। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी आपकी ये आ जाएगी। वेलोसिटी चाहिए तो हाफ एम वी स्क्वायर लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करके, जैसे इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि एक स्लॉट ऐसा है इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, मान लो स्लॉट ये, और यहां से कोई आपने इसमें चेन डाल रखा है, ठीक है। ये अपने पास ए है, ये भी ए है, ठीक है। एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल अपना 60 डिग्री है, मतलब इक्विलेटरल है, ये भी ए ही डिस्टेंस है। तो यहां से आपको ये पूछा जा सकता है कि आपने इसमें चेन डाल रखा है, अब जस्ट इसको आपने थोड़ा सा इधर खींच के छोड़ दिया, ठीक है। एससी वर्मा में कहा है ये सब? अरे क्या क्वेश्चन पूछते हो यार, मैं एससी वर्मा पढ़ाने थोड़े आया हूं, मैं अपनी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ना भाई। अब मेरी फिजिक्स पढ़ने के बाद आप एससी वर्मा सॉल्व कर लेंगे, इतना गारंटी है। एससी वर्मा में सब कहाँ है? तो क्या एस आईआईटी जो पूछता है क्या वो एससी वर्मा से पूछता है? आईआईटी एडवांस भाई, आप कैसे अभी बच्चों वाली बातें कर रहे हो हैं? आईआईटी एडवांस क्या एससी वर्मा से पूछता है कि केवल हमें एससी वर्मा के क्वेश्चन रट के चले जाना चाहिए, वहीं से आएगा? आपके स्कूल का एग्जाम है क्या ये? अरे आपको अप्रोच सीखना है भाई। एससी वर्मा से तो अगर केवल पूछता तो सभी लोग सेलेक्ट हो जाते भाई, रट के चले जाते। तो यहां पर अपने पास ये यूनिफॉर्म, आप अपने कॉन्सेप्ट का वेरिएशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने पास स्मूथ है, ये स्मूथ पाइप है, ये स्मूथ है, तो आप कर सकते हैं सभी बच्चे। यहां पे थोड़ा सा आपने स्लाइटली पुल्ड एंड रिलीज्ड, आपको यही बताना है कि फाइंड के ऑफ चेन when chain just about to leave the tube, ठीक है। स्मूथ ट्यूब है ये, तो ये अपने पास स्मूथ ट्यूब है, ठीक है। कर लेंगे अब इसमें करना क्या है, आपको यहां पे भी यू फाइनल और यू इनिशियल को देखना है।
वहां पे रटा हुआ था, है ना, वहां पे रटा हुआ था 2r अपॉन पाई, यहाँ रटा नहीं है, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ये अपने पास ए है, अब आप इसको रेफरेंस लाइन मान सकते हैं, ठीक है, आप किसी को भी इसी को जैसे रेफरेंस लाइन मान लीजिए। तो ये अपना जैसे 0,0 है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लोकेट करना पड़ेगा। यहां पे बहुत बच्चे इसी में गलती कर देंगे। ये 0,0 होगा, ये 0,0 होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको दिया नहीं होगा, आप ऐसे क्वेश्चन में आप अपने अकॉर्डिंग मान लीजिएगा। ये सभी बच्चों को पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है ना। लैम्डा दे देता हूं आपको, लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सॉरी लीनियर मास डेंसिटी, नॉट चार्ज, ये आप 12th में पढ़ोगे। तो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है। यूनिफॉर्म चेन है, चेन इज यूनिफॉर्म, चेन इज यूनिफॉर्म, ठीक है भाई। तो यहां के बाद से आप क्या कर सकते हो, पहले आप इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लो। तो ये 0,0 है, इसका सेंटर ऑफ मास अपनी डिस्टेंस से तो L/2 पर होगा, ठीक है। यहां पे कहीं पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी a/2, है ना भाई। a/2 पे इसका COM होगा। इसी तरीके से इसका COM कहां पर होगा, इसका COM भी इसी तरीके से यहीं पर होगा कहीं, इसका COM भी कहीं यहीं पर होगा a/2 पे, यहां पे कहीं पर होगा a/2 पे। बोलो भाई। तो सभी बच्चे ये समझ सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा, देखो इनके सेंटर ऑफ मास का ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये दोनों एक ही लाइन पर होंगे भाई। थोड़ा सा यहां बना दे रहा हूं, ये यहां पर होगा, है ना। ये यहां पर होगा, क्लियर है। तो अब यहां पे सभी बच्चों को पता है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, XUM, तो इसका एक का पॉजिटिव होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल हमारे पास YCM होगा, है ना। तो इसका YCM और इसका XUM वो निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, तो हम केवल YCM निकाल लेते हैं। ये A है 60 डिग्री है, तो ये अपने पास हो जाएगा a/4। बोलो भाई, ये हो जाएगा a/4। ये क्लियर है सभी बच्चों को, a/4 नहीं, साइन 60 है ना, तो √3 a/4 बिल्कुल। YCOM जो होगा, YCOM जो होगा वो हो जाएगा a/2, तो √3 a/2, तो √3 a/4। और यहां पर भी YCOM वही होगा, सिमेट्रिकल है, √3 a/4। मैं x क्यों नहीं कर रहा हूं, XUM क्यों नहीं कर रहा हूं, कि जितना यहां पे XUM होगा प्लस में, उतना XUM इधर होगा माइनस में। और सभी बच्चों को पता है कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा, COM, है ना। COM वो भी जो है कहां पर होगा, y डिस्टेंस पर ही होगा, ठीक है। तो वो भी अपना y डिस्टेंस पे, XUM 0 होगा, ये सभी को पता है। तो यहां पर XUM जो है 0 होगा, YCM से हमें मतलब है, और YCM हमारा जो होगा, ये YCM इसका है, ये YCM इसका है, ये सिस्टम का होगा। तो क्या लिखोगे आप इसको, अगर आप टोटल मास m मानते हो, टोटल मास m मानते हो, तो ये अपने पास होगा m/2 का, और ये हो जाएगा m/2 का। m जो है टोटल मास है, मास ऑफ चेन। बोलो, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, यहां से YCM अगर सिस्टम का निकालना चाहोगे तो आपको वही मिलेगा, आप करके देख भी सकते हो। YCM सिस्टम भी क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा, m/2 इंटू YCM प्लस m/2 इंटू YCM अपॉन में m टोटल मास।
तो यहां से ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो वाई सी एम ही आएगा। तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। √3a/4 ये हो जाएगा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। अब जब ये नीचे जा रहा होगा तो फाइनल कंडीशन क्या होगी, सभी को पता है। फाइनली क्या होगा, वो L/2 पर होगा। तो फाइनली अगर आप देखो चलो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, यहां जगह नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब फाइनली हमारे पास अच्छा लैम्डा एम क्या होगा, एम हो जाएगा लैम्डा इंटू 2a, एम हो जाएगा लैम्डा इंटू 2a। तो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। तो नेक्स्ट फाइनली जो होगा अब ये जो है यहां के बजाय कहां पर होगा, नीचे। फाइनल सिचुएशन यहां पर होगी। ठीक है, फाइनल सिचुएशन हमारी अब ये होगी। तो फाइनल सिचुएशन हमारे पास ये होगा कि ट्यूब यहां पर आ चुका है और चेन जो है अपना यहां पर आ चुका है। ठीक है, ये हो जाएगा कितनी डिस्टेंस पे, ये सभी को पता है, ये है L/2 डिस्टेंस पे होगा। तो अब ये अपना इनिशियल और ये फाइनल है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर लीजिए, इसी को जीरो पोटेंशियल मान लेना, इसी को जीरो पोटेंशियल मान लो, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो जब आप एनर्जी कंजर्वेशन करोगे यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको स्लाइटली रिलीज करके छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल स्लाइटली रिलीज करके छोड़ देंगे तो हाँ तो भी जाएगा ही, क्योंकि mg इसका जो वेट है इधर लग रहा होगा और इसके पास वेट इधर ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी इक्विलिब्रियम में आके रुक जाएगा। अगर आपने इसको कुछ खींच कर छोड़ दिया है तो ये स्लिप करता हुआ इधर ही गिरेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। λ/2a इसलिए आया क्योंकि चेन का जो ट्यूब है, ये ट्यूब a लेंथ का है और ये ट्यूब पूरा a लेंथ का है। तो टोटल लेंथ ऑफ द चेन जो होगा वो 2a होगा, है ना। टोटल लेंथ ऑफ द चेन अपना 2a होगा। पाइप की इतनी लेंथ केवल a है और इतनी लेंथ a है, तो पूरे पाइप में ये चेन है, तो टोटल लेंथ इसका λ/2a हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अगर आप इसको खींचकर छोड़ भी दे रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि ये रुक जाएगा। कोई एक्सटर्नल एजेंट को हमेशा खींचते रहना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वही देखना चाह रहा था कि कहीं इक्विलिब्रियम, जब ये इधर mg एक्स्ट्रा लगेगा, है ना, और इधर mg sin 60 है, तो ये ज्यादा ही है, ज्यादा ही रहेगा अपना, तो इधर अपने पास ये गिरता जाएगा। चलिए फिर बताइए, एनर्जी कंजर्वेशन कर दीजिए। तो ui प्लस kei, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर यूनिफॉर्म है तो। नॉन यूनिफॉर्म में आपको सेंटर ऑफ मास फिर लोकेट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा पूरा मास और ये √3a/4। तो देखिएगा ये हो जाएगा λ/2a, ये मास हो गया, g इंटू √3a/4, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 ही लिया है। U फाइनल में हो जाएगा λ/2a, इसका मास इंटू ये a/2 होगा टोटल लेंथ, टोटल इसका जो
लेंथ है वो हमें पता है, एल जो है वो 2a है, तो L/2 मतलब ये a पर होगा, है ना, a L/2 पे, तो L/2 करोगे तो ये a पे आएगा सेंटर ऑफ मास, तो लैम्डा 2a इंटू a, और ये माइनस के साथ होगा प्लस के ई फाइनल। तो यहां से अब आप इसे सॉल्व कर लो, इंटू जी भी होगा, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा ए स्क्वायर रूट थ्री लैम्डा ए स्क्वायर G/4 ए, ठीक है, √3, और 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया तो यहां 2 कर दो, और इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा ए स्क्वायर जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से अपना 4 हो जाएगा, 4 लैम्डा ए स्क्वायर जी प्लस √3 लैम्डा ए स्क्वायर जी/2 इक्वल टू के ई फाइनल। तो के ई फाइनल आएगा हमारे पास लैम्डा ए स्क्वायर जी √3/2 प्लस 2, है ना, √3/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा अपना फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? आगे बढ़े भाई, चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की कुछ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ और, जैसे सीओएम ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, तो हॉलो हेमिस्फेयर का हम सीओएम निकालना चाहते हैं। तो हॉलो हेमिस्फेयर का मतलब तो सभी लोग समझ रहे हैं कि एक हॉलो सॉलिड स्फेयर को आपने कट कर दिया, ये भी आपके लिए नया है। आप ऐसे सिचुएशन में कैसे डिफरेंशियल एलिमेंट कट करेंगे ये अब आप आज सीखेंगे, और ये बार बार यूज करेंगे, ये आप बार बार फिर यूज भी करेंगे कई जगह पे। तो अपने पास ये हॉलो हेमिस्फेयर है, तो इस हॉलो हेमिस्फेयर का हमें क्या निकालना है, हॉलो स्फेयर का मतलब खाली बिल्कुल, जैसे प्लास्टिक की गेंद है उसको आधा काट दो, प्लास्टिक की गेंद अंदर खाली रहती है तो उसको हाफ से काट दो, दैट इज हॉलो हेमिस्फेयर, ठीक है। हॉलो हेमिस्फेयर इसी को कहते हैं, मतलब स्फेयर, हॉलो स्फेयर को आधा काट दिया, ठीक है। डिस्क कैसे कट होगा भाई, आप खुद बताओ, एक हॉलो हेमिस्फेयर को काटोगे अगर स्लाइस में तो डिस्क कट होगा कि रिंग कट होगा? डिस्क कैसे, थोड़ा सा अपने मतलब कॉमन सेंस को जोड़ दो, आप अगर एक हॉलो हेमिस्फेयर को ऐसे काटोगे तो सर्कल निकल कर आएगा, रिंग निकल के आएगा, ठीक है। बट इस रिंग को कट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, देखिएगा कैसे। आपको यहां पर ये इसकी एक्सिस है मान लो, जैसे है ना, ये इसका रेडियस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये सभी बच्चों को पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर होगा, ऑनियन रिंग, बहुत बढ़िया भाई अभिजीत, बहुत बढ़िया, ऑनियन रिंग टाइप का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि वाई एक्सिस इज आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वाई एक्सिस इज आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें देखो रिंग कैसे कट होगा, रिंग तो कट होगा किसी थीटा डिस्टेंस पे जाएंगे, देखिए आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा ऐसे किसी थीटा पे जाके, और हमें किसी डी थीटा का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करना होगा रिंग का। मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके से गए,
ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से गए और आपने एक थीटा पे जाके एक डी थीटा का डिफरेंशियल एलिमेंट, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये रिंग का आधा पार्ट आपको दिख रहा है, ये रिंग का आपको आधा पार्ट दिख रहा है, बाकी पार्ट किधर होगा भाई? तो बाकी पार्ट होगा पीछे, बाकी पार्ट होगा पीछे, जिसको मैं डॉटेड से दिखा पाऊंगा ऐसे, जिसको मैं डॉटेड से दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम डॉटेड से दिखा पाएंगे। तो ये अपने पास थीटा होगा और ये होगा डी थीटा, ये रेडियस आर है। तो सभी बच्चों को ये पता चल रहा होगा कि जैसे एक रिंग है, ये पूरा रिंग है ना, हॉलो, जैसे आप ऐसे इमेजिन करो प्लास्टिक की गेंद है, वो आधी कटी हुई है, उस पे आप पेन से आप ऐसे गोल एक रिंग बना रहे हो पेन से। तो जब पेन से आप एक गोल रिंग बना रहे हो तो इसका जो विड्थ होगा वो यहां पर लाई करेगा, ये वाला, ये पार्ट इसका विड्थ होगा, और ये कितना होगा? आर है और ये डी थीटा है, तो ये कितना होगा? आर डी थीटा। इतना पार्ट इसके, ये जो आप स्लैंट हाइट देख रहे हैं, ये ऐसे आप देख रहे हैं ना, इस पे ऐसा होगा। तो ये सब जो आपको दिख रहा है वर्टिकल नहीं है ना, सब ऐसे हैं, हेमिस्फेयर पे इस तरीके से हैं, टेंजेंशियल हैं, हेमिस्फेयर पे ये टेंजेंशियल हैं सब। और इनका ये जो लेंथ है ये कितना होगा? आर डी थीटा, यही इसका थिकनेस होगा, यही इसका थिकनेस होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर ये आर है, डी थीटा बहुत छोटा है, ये भी आर ही है, तो यहां से आपको क्या लेना पड़ेगा? इसका एक अपना सेंटर होगा, इस रिंग का अपना सेंटर होगा। तो कभी भी आपको ऐसा एलिमेंट कट करना पड़े, जो खूब कट करेंगे आगे भी आप अभी, है ना, तो ये आर है, इस रिंग का जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर होगा, वो आप इजीली बता सकते हो क्या होगा। मान लो ये ए बी है, तो इस ट्रायंगल से आप बता सकते हो, है ना, इन ट्रायंगल सी ए बी, इन ट्रायंगल सी ए बी साइन थीटा से आप बता सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई कैपिटल आर। तो स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर साइन थीटा, ये इसका रिंग का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अब नाउ डिफरेंशियल एलिमेंट इज रिंग हुज मास इज डीएम। ठीक है, तो डीएम जो होगा, डीएम क्या है? मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट दैट इज रिंग। तो इस डीएम को लिखने का तरीका आपको सिखाया गया है। डीएम क्या होगा? अगर पूरे स्फेयर का मास एम ले रहे हैं, पूरे स्फेयर का मास एम ले रहे हैं और यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर है, हॉलो हेमिस्फेयर। यूनिफॉर्म का मतलब सभी बच्चे बताएंगे, यहां पर क्या लिखेंगे आप? मास पर यूनिट क्या लिखेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यूनिफॉर्म है तो क्या कांस्टेंट होगा? एम बाई ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एम बाई ए सिग्मा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एम बाई ए होगा, तो ये एम बाई ए इंटू डी ए होगा, ये मानते हैं। और डी ए क्या है? डी ए लिखना सिखाया है। डी ए इसमें क्या है? पहले एम देख लो, एम और एरिया, ए क्या है? एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और वो कितना होगा? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरे स्फेयर का, तो आधे का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। वॉट अबाउट डीए? डीए लिखना सिखाया है, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट। बार बार डायरेक्ट लिख सकता हूं, अब मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस। ये जब आप इलेक्ट्रो पढ़ रहे होंगे 12th क्लास में तो भी ये सब कर रहे होंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है। कोई ये पर्टिकुलर, ये जितनी स्टैंडर्ड बॉडी का आप एलिमेंट कट कर रहे हैं, डीएम लिख रहे हैं,
ये सब आपको आगे जब आप इलेक्ट्रो पढ़ेंगे तो डीएम के जगह डीक्यू लिखने लगेंगे, चार्ज लिखने लगेंगे, बट अप्रोच आपका यही होगा, तो ये हर जगह काम आएगा। तो लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लिखोगे, दैट इज योर 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट देखो पूरा रिंग है, तो रिंग का क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ये सर्कमफेरेंस हो जाएगा पूरी रिंग का, इनटू थिकनेस। थिकनेस कितना है, थिकनेस आपने अभी बताया आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो यहां पे सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब स्मॉल आर को क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर साइन थीटा, तो क्या लिखोगे 2 पाई स्मॉल आर को कैपिटल आर, यहां पे आर साइन थीटा, इसको पुट कर दो यहां पे, तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये फंक्शन बना लिया आपने। तो आपने डीए भी बना लिया, डीए की वैल्यू रख दोगे तो डीएम आ जाएगा। अब डीएम कितना हो जाएगा, तो एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डीए, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। देख लीजिए भाई, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा डीएम, एम ये तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा डी थीटा। चेक करना जरा भाई, सभी लोग चेक करिएगा। ठीक है, एम साइन थीटा डी थीटा, डीएम आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो रिंग है, पूरी रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, जो अपना डिफरेंशियल एलिमेंट रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके अपने सेंटर पे, जो यहां से कितनी दूरी पर है, ये क्या है अपना, ये है COM ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, दैट इज क्या है वो अपना रिंग। तो ये COM है इसका, इसके अपने सेंटर पे होगा, वो कितनी दूरी पे होगा रेफरेंस एक्सिस से, ये 0,0 ले रहे हो, तो यहां से ये कितनी दूरी पर होगा, ये सभी लोग बता सकते हो, ये दूरी कितनी होगी CB, CB अपने पास हो जाएगा R cos थीटा, R cos थीटा, ये CB हो जाएगा R cos थीटा। क्लियर है बच्चों, तो ये जो दूरी है ये ना, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसका सेंटर ऑफ मास है, ये जो तुमने डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया है इसका सेंटर ऑफ मास अपना है R cos थीटा। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसका है सेंटर ऑफ मास R cos थीटा। तो अब हम YCOM लिख सकते हैं, YCOM लिख सकते हैं, YCOM जो होगा अपना, अब आप YCOM लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन डीएम और उसका y कोऑर्डिनेट अपॉन में इंटीग्रेशन डीएम। बताया था कि अगर यूनिफॉर्म है तो नीचे आप केवल m लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और डीएम अभी आपने लिखा है, डीएम आपने क्या लिखा, m साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और y क्या लिखा, y अपना है r cos थीटा, ये हो गया अपना y, ये हो गया अपना डीएम, है ना, ये अपना पूरा हो गया डीएम। ये पूरा अपना हो गया डीएम, यही वैल्यू पुट करी। चलो अब आप लोग लिमिट बता दो, इस रिंग को कहां से कहां वेरी कर दोगे कि पूरा हेमिस्फेयर कवर हो जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, लिमिट आना चाहिए। ध्यान से देखकर देखें कितने बच्चे बता रहे हैं, लिमिट जरा बताओ क्या होगा, लिमिट क्या होगा इसका, इसका लिमिट क्या होगा, मतलब आपको ये थीटा, ये एलिमेंट को, ये थीटा को ऐसे वेरी कराना है जिससे सारे पूरा हेमिस्फेयर कवर हो जाए, जिससे पूरा हेमिस्फेयर कवर हो जाए। -π/2 से π/2, -π to π, 90 डिग्री to 0, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। चलिए बच्चों देख लो,
कोई बात नहीं, पहली बार है तो ये तो होगा ही। तो अब आप इसको ध्यान से समझना, लिमिट कैसे ले रहे हो। लिमिट लेने के लिए ध्यान दो, आपका एम यही तो है कि आप इसको, ये जो एलिमेंट है आपका डीएम, ये जो अपना एलिमेंट है जो यहां से यहां पे आपने लिया है, ये रिंग लिया है आपने थीटा का, देखो इधर ये थीटा लिया है। अब धीरे धीरे रिंग, ये पहले यहां पे टॉप मोस्ट पे आओ, यहां पे तो यहां एक डॉट मिलेगा। जब ये आपका एलिमेंट यहां होगा तो यहां एक डॉट मिलेगा। धीरे 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 आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो रिंग को। अब रिंग यहां पर है, ठीक है, फिर यहां पर है, 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 ठीक है। तो जब रिंग आप एक पोर्शन इधर बढ़ाओगे, एक पोर्शन को, रिंग का एलिमेंट आप थीटा वर्टिकल से लियो, आप पहले रिंग यहां पे काट रहे हो, फिर यहां काट रहे हो, यहां काट रहे हो, यहां काट रहे हो, तो धीरे धीरे जैसे फ्रॉम वर्टिकल आप इसको बढ़ा रहे होगे, ऑटोमेटिकली सिमेट्रिकल होने की वजह से ये पार्ट अपने आप रोटेट हो रहा होगा। सिमेट्रिकल होने की वजह से रिंग आपकी सिमेट्रिकल है, आप ये नहीं समझ रहे। रिंग जो है जितना इधर है उतना इधर है, तो अगर ये पार्ट अगर ऐसे घूम रहा होगा तो ये पार्ट ऑटोमेटिकली इधर घूम रहा होगा, शायद समझ गए होंगे। ये पार्ट अगर ऐसे घूम रहा होगा तो ये पार्ट ऑटोमेटिकली ऐसे घूम रहा होगा। तो आप शायद यहां पे एलिमेंट का अब आप इजीली बता सकते हो कि आपका लिमिट क्या होना चाहिए। तो आपकी लिमिट जो होनी चाहिए, ये आपका सिमेट्रिकल एलिमेंट है ना भाई, ये सिमेट्रिकल एलिमेंट है। तो मैं अभी आपको जो बता रहा था, यही बता रहा था कि अगर यहां पे हो और इसको फिर यहां पे कट कर रहे हो, देखो आप इसको यहां पे कट करो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, फिर आप इसको यहां पे कट करो, तो आप क्या देख पा रहे हो, आप यही तो देख रहे हो कि ये थीटा या फिर ये थीटा या फिर ये थीटा, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ा रहे हो, ये पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, तो धीरे धीरे ये पोर्शन कवर हो रहा है। तो ये पोर्शन तो ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है ना, इधर ये पोर्शन ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, सिमेट्रिकल है भाई, समझ गए होंगे सब लोग। ये सिमेट्रिकल होने के वजह से आपको लिमिट माइनस से प्लस नहीं लेनी है, केवल जीरो से लेनी है। तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, ये आपका ऑटोमेटिकली, इसका ये पार्ट ऑटोमेटिकली आपने इसको घुमाया तो जितना ये पार्ट है उतना इधर ये पार्ट है, तो जब आप ये घुमाओगे तो ये अपने आप कवर हो रहा है। तो शायद सभी बच्चे अब बता सकते हैं इतना समझाने के बाद कि आप इसको कहां से कहां लेंगे। फिर भी एक बच्चा गलत बता रहा है, π/2 टू 0 बता रहा है। अरे देखो आपने थीटा कहां से लिया है मेरे भाई, थीटा आपने वर्टिकल से लिया है, तो थीटा आपने वर्टिकल से लिया है, तो यहां पे आओगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। जब ये पूरा यहां पर होगा तो यहां पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, डॉट मिलेगा, उसको फिर आप रोटेट कर रहे हो, तो 0 से π/2 ये पूरी जो लिमिट जाएगी, ये आपकी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, ये अपना वैल्यू है, ये पूरा कितना है π/2, और इधर भी कितना है ये π/2। शायद सभी लोग समझ गए होंगे। ये समझना इसलिए जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये थ्रू आउट द फिजिक्स आपको कहीं भी काम आ सकता है, ये बेसिक्स। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0 से π/2, ठीक है भाई, सिमेट्रिकल है, तो 0 से π/2, तो सभी बच्चों को अब क्लियर हो गया होगा लिमिट। तो ये होगा 0 से π/2। इसको डीएम को मैंने डायरेक्ट एम लिख दिया क्योंकि यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मैं बता चुका हूं। आप करोगे भी तो यही आएगा। YCOM आप चेक भी कर सकते हो, डीएम का फंक्शन यहां रखकर। बाकी कांस्टेंट्स को बाहर करिए, MR बाहर हो गया, और यहां पे ये M बाहर हो गया। 0 से π/2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब आपका बेसिक मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। R/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, तो ये क्या बना दोगे, इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बना दोगे, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन आता है। R/2 0 से π/2 साइन 2 थीटा डी थीटा। बोलो बच्चों, साइन 2 थीटा डी थीटा।
तो अब साइन 2 थीटा डी थीटा अपने पास जो आएगा, तो अब यहां से क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेशन, याद करो साइन अल्फा थीटा डी थीटा क्या बताया था, साइन का होता है माइनस कॉस अल्फा थीटा, फिर बताया था इसके कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। याद है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को बेसिक मैथ्स याद है, ये बस वही चीज की गई है, तो कर लो यहां पे। तो वाई स्क्वायर अपने पास आ जाएगा आर बाई टू, साइन 2 थीटा का होगा माइनस कॉस 2 थीटा, और ये 0 से पाई बाई 2। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दीजिए, तो वाई स्क्वायर अपने पास होगा आर बाई टू माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 अपर लिमिट, ठीक है, फिर माइनस ऑफ माइनस कॉस 2 इंटू 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये 1 1 प्लस 1, पाई से ये कैंसिल करो, कॉस पाई माइनस 1 माइनस, और ये माइनस प्लस 1, ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखना जरा। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है। 0 टू पाई बाई 2, अरे आपको समझा चुका, आप बोल रहे नहीं हो सकता है, मैं बोल रहा हूं थीटा वर्टिकल से लिया है ना भाई, तो थीटा वर्टिकल से लिया है तो मैं 0 से पाई बाई 2 ही करूंगा, डिवाइडेड बाई 2 रह गया, कौन सा डिवाइडेड बाई 2 बताओ, कौन सा डिवाइडेड बाई 2 रह गया, यहां पे डीएम अपने पास यही आया था, कौन सा डिवाइडेड बाई 2 कह रहे हैं, हाँ कॉस थीटा वाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉस थीटा वाला, मतलब आपने अब इसको भी डिवाइड नहीं किया, तो इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर फाइनली इतनी मेहनत के बाद एक छोटा सा रिजल्ट आता है आर बाई 2, जिसको आपको याद रखना है ना, जिसको आपको याद रखना है, इतने मेहनत के बाद एक रिजल्ट आया है बहुत छोटा सा, कि अपना सेंटर ऑफ मास जो होगा, जो अपना सेंटर ऑफ मास होगा वो हॉलो हेमिस्फेयर का आर बाई 2 पर होगा, है ना, हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, आर बाई 2 पर, है ना, सेंटर से आर बाई 2 पे हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। क्लियर है बच्चों। और आपने इसमें एक बड़ी चीज सीखी कि ऐसे फिगर को में हम रिंग कैसे कट करते हैं और उसका एलिमेंट कैसे लेते हैं, जो आगे आपको बहुत काम आने वाला है। हाँ आर बाई 4 होगा, मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया था, तो अब ये 2 से डिवाइड कर दिया है, ये आर बाई 4 हो गया है, और ये यहां पर आएगा 2, यहां पे ये 2 आएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल होके आर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए लिमिट एकदम सही रखा हुआ है भाई, आपको इतना समझाने के बाद नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं कर सकते। अब हम COM ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर, अब हमें मान लो हॉलो नहीं है, एक सॉलिड हेमिस्फेयर है ना, एक सॉलिड हेमिस्फेयर मतलब पूरा एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉल है, उसको हाफ से कट कर रहे हो, तो अब आप ऐसे इसको कट करोगे, यहां पे तो आपको रिंग मिला था, है ना, लेकिन यहां पर अगर सॉलिड को कट करोगे तो डिस्क मिलेगा, ठीक है, डिस्क मिलेगा बिल्कुल। तो यहां पे अब डेंसिटी की बात होगी, और सॉलिड हेमिस्फेयर ये यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ठीक है भाई। तो सॉलिड हेमिस्फेयर अपना है कुछ इस तरीके का, देखो ये अपना सॉलिड हेमिस्फेयर है। इस सॉलिड हेमिस्फेयर में आप दो रास्ते हैं, आप डिस्क कट करके कर सकते हो, या फिर आप एक सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड, अच्छा ये पूरा था क्या,
ये हेमिस्फेयर है ना, कंप्लीट का तो सेंटर पे होगा, सभी को पता है। कंप्लीट का तो सेंटर पे होगा, सभी को पता है। तो इसको कुछ जुगाड़ करते हैं, रुको। इसको तो मैं फिगर बना नहीं पाऊंगा, तो कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, रुको, अगर लग जाए तो। नहीं झिल रहा है। तो ये हेमिस्फेयर है लेकिन सॉलिड है। अभी जो आपने हॉलो बनाया था, अब ये अपना क्या है, सॉलिड है। कुछ ऐसा देखो, ठीक है। ये सॉलिड है। सॉलिड बनाने के लिए थोड़ा सा मैं शेडेड कर दे रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लगे कि ये सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड है और ये हेमिस्फेयर है। तो ये अपना सॉलिड हेमिस्फेयर है। इसका अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो इसके दो रास्ते मैंने आपको बताए। इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट डिस्क भी कट हो सकता है और एक हॉलो स्फेयर भी कट हो सकता है। ठीक है, हाँ, वाटरमेलन का आधा, बिल्कुल, जो भी मानो। बोर्ड पे कॉम्पास भी होता है। अच्छा, तुम लोगों को ज्यादा पता है यार, क्या बात है। देखेंगे। मुझे तो नहीं लगता जो मैं वन नोट से पढ़ाता हूं इसमें कोई टूल है ऐसा। बाकी टूल तो मैं सब यूज कर ही चुका हूं। तो यहां पे अपने पास ये सेंटर है। तो यहां पर अब आप क्या कट करोगे, यहां पे कट करने के लिए हमारे पास है दो रास्ते। या तो आप डिस्क कट करो, वाई पे जाके एक डिस्क कट कर लो, वो थोड़ा टफ पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, वो टफ पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं, आपको ट्राई करना हो। मैं आपको इजी मेथड बताता हूं। आप इसमें एक हॉलो शेल कट करो, मतलब कई सारे रिंग को जोड़कर, कई सारे रिंग को जोड़कर आप सॉलिड डिस्क बनाते थे। जैसे ये डिस्क था, इसमें आप बहुत सारे ऐसे रिंग जोड़ रहे हो, है ना। ये रिंग है, फिर ये रिंग है, फिर ये रिंग है, सभी रिंग को जोड़ते जा रहे हो और एक डिस्क फॉर्मेशन हो रहा है, एक डिस्क फॉर्मेशन हो रहा है। भाई आप ड्रॉपर बैच के हैं तो आप शायद अगर क्लास करते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांस की क्लास जो है फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में एडवांस की क्लास फर्स्ट डे से ही चल रही है। हर चैप्टर जो है एडवांस लेवल को ही टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। आप अगर यतिन ड्रॉपर हैं तो आपको मैं कंफर्म कर दूं, आप अगर मेरी क्लास करते होंगे तो, ठीक है। तो एडवांस या मेंस नहीं देखा जा रहा है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद स्पेशल आपको एडवांस के प्रैक्टिस सेशन हो सकते हैं बस। बाकी पढ़ाया आपको सब जा रहा है। अभी नहीं पढ़ोगे तो आप एडवांस की स्पेशल कोई तैयारी नहीं होती, आपको शुरू से पढ़ना पड़ता है एडवांस। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि इसी तरीके से अगर आप एक पूरा सॉलिड स्फेयर है, वो कैसे बनाया होगा तुमने, एक यहां पर एक हॉलो सेल लिया होगा हेमिस्फेयर, फिर इसमें एक इसके रेडियस को बढ़ाते गए होगे, ऐसे धीरे 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 करके आप बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारा आप जो है, हाँ, रैंकर प्रोग्राम वो आपका यही होगा बिल्कुल, जेई मेंस के रिजल्ट के बाद। तो यहां पर बहुत सारे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर आप उसको पूरा सॉलिड बनाते जा रहे हो। तो लेयर बाय लेयर आप इसको क्या कर रहे हो, हॉलो सेल को, हॉलो हेमिस्फेयर को जोड़ते हुए सॉलिड हेमिस्फेयर बना रहे हो। तो इसमें जो आपका डिफरेंशियल एलिमेंट होगा आप उसको ऐसे कट कर सकते हो, एक आर डिस्टेंस पे जाके, है ना, एक डी आर थिकनेस का,
पहले तो ये हटा दूं, आपका कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो शायद सब लोग समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कट करने जा रहा हूं। है ना, यहां पे हम कट करने जा रहे हैं एक हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल। एक हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल, कुछ ऐसा। है ना, तो ये जो आप देख रहे हो ये अपना है हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल, जो ये वाइट से शेडेड है इसकी, है ना, हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल आप ये कट कर रहे हो इस सॉलिड से। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है स्मॉल आर, और इसी आर को आप बढ़ाते जाओगे तो आपको पूरा सॉलिड हेमिस्फेयर मिल जाएगा। पूरा सॉलिड हेमिस्फेयर आपको अब मिल जाएगा। तो ये रेडियस हम ले रहे हैं आर, स्मॉल आर, है ना, ये रेडियस क्या लेके चल रहे हैं? स्मॉल आर। और ये थिकनेस कितना है? डी आर। इसका मास क्या ले लेंगे? डीएम। ठीक है, अब हम यूज करेंगे, हाँ इसमें ये है कि आप रिजल्ट यूज होगा। जो बच्चा हॉलो हेमिस्फेयर का रिजल्ट जानता है वही कर पाएगा। हॉलो हेमिस्फेयर का रिजल्ट हमने अभी सीखा है कि इसका जो अपना सेंटर ऑफ मास होगा, इस जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसका अपना सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां पर होगा। कहां पर होगा? r/2 पे, है ना। ये है क्या? COM ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। ठीक है, तो COM ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट। लेट ए डिफरेंशियल एलिमेंट यहां जो हम कट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या? हॉलो हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास डीएम। dr क्या है? उसका थिकनेस है। हॉलो हेमिस्फेयर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब देखो क्या होगा। अब यहां पे आप सीधे सीधे डीएम लिख सकते हो। डीएम लिखना बड़ी बात है। डीएम क्या होगा बताओ? रो डिफाइन होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। याद करो, मास पर यूनिट वॉल्यूम यही तो होता है रो, अगर यूनिफॉर्म है तो ये होगा m/v। और रो आप यहां क्या लिखोगे? टोटल मास इसका m है तो m, और टोटल वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब, है ना। कैपिटल R इसका रेडियस है, इसका रेडियस कैपिटल R है, तो आप इसे लिख सकते हो 3m/2 पाई R क्यूब। ये बना तुम्हारा रो, ये हो गया रो। अब आपको रो पता है और रो यूनिफॉर्म है, तो आपको इतने वॉल्यूम का क्या लिखना है? मास, जिसका वॉल्यूम कितना होगा? हॉलो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा dr थिकनेस का, वो dv होगा। dv लिखना भी सिखाया है तुम लोगों को, क्या बोलते हो? रो इंटू dv। और dv लिखना सिखाया था क्या? एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट याद करो, इंटू थिकनेस। यहां तुम्हारा डिफरेंशियल एलिमेंट एक हॉलो हेमिस्फेयर है, यहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट अपना हॉलो हेमिस्फेयर है, और उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? 4 पाई R स्क्वायर। ये जो हॉलो, ये पूरा स्फेयर बनेगा, सॉरी 2 पाई, नॉट 4 पाई, है ना, हाफ है, तो 2 पाई R स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना होगा? dr। तो dv क्या लिख सकते हो आप? ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr।
ये शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर है तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आपने डिफरेंशियल एलिमेंट का रेडियस आर लिया है, स्मॉल आर। तो यहां तक आ गए आप। अब बस आपको डीएम यहां पुट कर देना है। रो कांस्टेंट है और रो की वैल्यू कितनी है 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब इंटू डीवी, दैट इज 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। तो डीएम अपने पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3m अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर। देखिए बच्चों, आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्यों नहीं लिखवा देते हो, ये रट लेंगे, इतना क्यों करवा रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूं कि वो बच्चा एडवांस के लिए फंस जाएगा, क्योंकि एडवांस में कभी ये नहीं पूछेगा कि हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास बताओ। जेई मेंस पूछ सकता है, जेई मेंस ने तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ रॉड का स्टैंडर्ड, तो ये भी पूछ सकता है, वो बात अलग है। लेकिन मैं क्यों करा रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी जिसको डेरिवेशन पता होगा वो कर सकता है। अभी बताता हूं कैसे। यहां पे पहले आ गए आप, ठीक है। अब आप देखो यहीं पे मैं बता रहा हूं कि अगर रो नॉन यूनिफॉर्म होता, मान लो रो नॉट आर स्क्वायर होता, या रो नॉट बाई आर होता, या रो नॉट इक्वल टू ए प्लस बी आर होता, ये जो फंक्शन आपको दिख रहे है ना, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाते, तो क्या सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं? क्या चेंज हो जाता? चेंज यहां पर हो जाता। ये जो रो आपने बनाया है, जो आपने ये लिख दिया है, ये रो लिख दिया है, इसके जगह पे आपको जो फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन को लिख देना, है ना। जो फंक्शन आपको दिया जाएगा यहां पे वो रो लिखोगे और नया फंक्शन बन जाएगा। जैसे मान लो पहला फंक्शन है रो नॉट आर स्क्वायर, तो आपको यहां पर रो के जगह पे क्या लिख देना होगा, रो नॉट आर स्क्वायर, और डीवी एज इट इज रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी इन जनरल आप तभी कर पाओगे। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं r/4 वो ट्रू नहीं होगा, वो ट्रू नहीं होगा, और r/4 होगा भी नहीं अभिजीत, 3r/8 होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3r/8 आएगा, लेकिन वो केवल ट्रू है फॉर नॉन यूनिफॉर्म, नॉट फॉर एवरी, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये होमवर्क दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन लेके। तो यहां पे खैर पुट कर देते हैं, पुट कर दीजिए फिर। डीएम अपने पास आ चुका है, नाउ वाईसीएम की बारी है। तो वाईसीएम होगा इंटीग्रेशन डीएम, और डीएम का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ये जो r/2 क्या है, इट इज COM ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, दैट इज हॉलो हेमिस्फेयर। यही तो है अपना डिफरेंशियल एलिमेंट। तो ये हॉलो हेमिस्फेयर है ना, ये हॉलो हेमिस्फेयर r/2। तो चलो क्या लिखेंगे यहां पे, dm इंटू r/2, और बताया था ये यूनिफॉर्म है तो मैंने m लिख दिया। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ध्यान से सुन लो, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो यहां m नहीं लिखोगे, यहां इंटीग्रेशन dm लिखोगे, और dm का ये फंक्शन यहां लाकर इंटीग्रेट करोगे। अगर यूनिफॉर्म है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो m ही आएगा। ये हो जाएगा। लिमिट बताओ, लिमिट बताओ, इसकी लिमिट बताओ जरा सब लोग कमेंट करके, 0 to r। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे, है ना, हॉलो हेमिस्फेयर को बढ़ाते जाओगे, और ये कहां से कहां तक बढ़ाओगे, 0 से कैपिटल R। बस आप कर लो। तो डीएम की वैल्यू क्या है, डीएम की वैल्यू है 3m अपॉन r3, वो बाहर ले लो, 2 भी बाहर हो जाएगा, यहां पे m आएगा, और यहां का r और यहां का r, तो ये बनेगा r³ dr, और ये हो जाएगा 0 to r। ठीक है भाई, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3/2 r³। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, r की पावर 4/4, तो ये हो जाएगा r की पावर 4/4। यहां से एक r कैंसिल, तो 3r/8 जो मैं बता रहा था आपको। तो वाईसीएम जो इसका होगा, ये रटना भी है आपको,
स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत काम का है। YCUM इसका जो होगा वो होगा 3R/8। तो ये आपको रटना भी पड़ेगा, बट क्यों बताया ये भी मैंने आपको बताया, जनरल क्वेश्चन के लिए आपको बताया गया है इसका कि ये कहां से आया है। ठीक है, 3R/8। ठीक है, सेंटर से 3R/8। ठीक है, ठीक है, तो 3R/8 बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा, है ना, आप एक प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा होमवर्क में कि फाइंड COM ऑफ ए सॉलिड नॉन यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर whose rho is rho equal to rho naught r square. Rho naught is a constant and r is a radial distance. R है distance from the center, है ना, और r अपना है रेडियल डिस्टेंस, मतलब सेंटर से डिस्टेंस। तो ये कर सकते हो, आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप एक और ले सकते हो, है ना, A+BR या R0 प्लस AR। ठीक है, R0 प्लस AR वेयर A एंड R0 इज ए कांस्टेंट। एक कर लीजिएगा कोई भी, है ना, एक कोई भी कर लीजिएगा, इन दोनों में से कोई भी एक कर लीजिएगा। देखिए ZCOM आप तब यूज करते हैं जब आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशनल हो। ठीक है, तो जहां सेंटर ऑफ मास के X, Y और Z हो, ये बॉडी तो 3 डायमेंशनल है, बट इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो Y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसीलिए हमने XCOM और ZCOM 0 होगा। आप खुद देखिए, आपने यहां पे क्या किया था अभी, इसका YCOM ही तो है, ZCOM कहां है, इसके पास है तो 3 डायमेंशनल है, बट ये Y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका ZCOM, इसके पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके पास YCOM इसका जो है आपने बताया वो होगा 3R/8, XCOM और ZCOM 0 होगा, है ना भाई, ये 0 होंगे। 3D फिगर है बट ये 0 होंगे क्योंकि हमारा ये सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कुछ होता है तो आपको वो लेना पड़ेगा। लिख लो भाई, फाइनल आंसर लिख लो। उत्कर्ष बाबू आप बहुत गलत बोल रहे हो, अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं होता तो फिजिक्स इजी कैसे होती, फिजिक्स आप कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ निकाल ही नहीं पाते, इजी होती कि टफ हो जाती, उल्टा बोल रहे हो। आपको तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नाम का एक जादू की छड़ी मिली हुई है, इस जादू की छड़ी से आप सब कुछ कर लेते हो, तो आपको तो इजी हो रहा है, टफ कहां हो रहा है। भाई लिखने का टाइम यही मिलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करो, नहीं तो आपको ऐसे ही देख रहे हो, इतना पढ़ाते हुए कितनी कम चीजें पढ़ा पाते हैं हम, तो क्योंकि पढ़ाना मुझे बहुत है, बहुत ज्यादा कंटेंट देना होता है, तो थोड़ा आप लोग भी अपने आप को तेज करिए, नहीं तो आपको नोट्स भेजा जाता है, आप फेयरली लिखने के चक्कर में मत रहिए फिर, है ना, आपको नोट्स भेजा जाता है, आप फिर बाद में कर सकते हैं, इनफैक्ट बाद में तो कुछ करने का नहीं है, नोट्स यही आप रख सकते हैं, रफली आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट बात करते हैं COM ऑफ ए हॉलो कोन। किसी हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, किसी हॉलो कोन का COM कहां पर होगा। तो हॉलो कोन का COM निकालना, देखिए आपके पास कोई एक हॉलो कोन है,
अब इस हॉलो कोन का हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो कोन। ये तो सभी बच्चों को पता है कि ये भी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये वाई एक्सिस पर होगा, बिकॉज वाई एक्सिस इज आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। वाई एक्सिस हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ मास अपना कहां पर होगा, r/3 पे। बहुत बढ़िया, बच्चों ने रट लिया है, ये अच्छी बात है। अब आप इसको निकाल भी सकते हैं, निकालने का रीजन ये है क्योंकि आपको नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी आ जाएगा। तो यहां पे लेकिन एक अच्छी चीज सीखने जा रहे हो कि कभी भी अगर हॉलो कोन है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी हॉलो कोन है तो बहुत बच्चे जो एक ब्लंडर करते हैं, बच्चे क्या बहुत बड़े लोग भी करते हैं, हॉलो कोन में ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर ये हॉलो कोन है तो आप एलिमेंट, ये तो सबको पता है कि हॉलो कोन से आप कट करोगे तो आपको रिंग निकल कर आएगा, है ना, रिंग निकल के आएगा। हॉलो कोन को स्लाइस वाइज कट करोगे तो आपको रिंग मिलेगा। बट ये रिंग जो है कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, वाई पे जाके ऐसे dy। क्यों नहीं लिख सकते, उसका रीजन ये है कि dy ये है भाई, dy इसके स्लैंट हाइट पे होगा, है ना, जबकि आप y पे जा रहे हो तो ये लिख रहे हो dy अपना, जबकि ये नहीं है, dy अपना जो है क्या है, ऐसा है, ये ऐसा नहीं होगा, dy ऐसा होगा, जबकि हम y पे चलेंगे तो dy ये होगा, ये नहीं मिलेगा। शायद समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आप यहां पर, आपको समझ में नहीं आया सेंटर ऑफ मास, अभी कैसे समझ में आएगा, अभी डिराइव होगा तो पता चल जाएगा कि r/3 पे r/3 नहीं, h/3, r कहां है यहां पे, तो ये h होगा, ये r होगा, ठीक है, इसका स्लैंट हाइट। तो अब हम सभी बच्चे समझ गए कि कभी भी आपको डिफरेंशियल एलिमेंट स्लैंट हाइट के लॉन्ग लेना है। तो फॉर हॉलो कोन में ये नोट करके लिख देता हूं कि आगे के लिए आप गलती ना करें। फॉर हॉलो कोन along slant height, स्लैंट हाइट के लॉन्ग लेना है, वर्टिकल से नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे आपको dy नहीं मिलेगा, है ना, समझ गए होंगे। तो कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, यहां पे जाओगे, यहां पे ऐसे जाओगे किसी पे, और यहां से ये रिंग कट करोगे, है ना, ये तुम्हें मिलेगा dy और ये हो जाएगा तुम्हारा y, और ये तुम्हें मिल जाएगा स्लैंट हाइट पे, ये जितने भी dy हैं सब ऐसे स्लैंट है, स्लैंट हाइट पे, दिख गया सभी बच्चों को, ठीक है। अब यहां से इसका पीछे का पार्ट मैं नहीं दिखा पा रहा हूं तो मैं उसको डॉटेड करके आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास हो जाएगा पूरा रिंग। अब इस रिंग अपना डिफरेंशियल एलिमेंट बनेगा, इसका मास होगा dm और इसका थिकनेस है dy, इसका थिकनेस है dy, और ये हॉलो कोन है तो यहां सिग्मा की बात होगी, है ना, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म अगर है तो अपना सिग्मा कांस्टेंट होगा, और सिग्मा यहां पे क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। क्या लिखोगे, एरिया, मेंसुरेशन 10th क्लास का बेसिक तो याद होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया सभी बच्चों को याद है, जरा देख लें ये भी कितने को याद है, कमेंट करके बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, देखें कितने बच्चों को ये भी याद है कि नहीं। बहुत बढ़िया, अदिति और आदित्य, दुर्गेश, उत्कर्ष, काफी बच्चों को याद है, बहुत बढ़िया। तो पाई आर एल, बिल्कुल, तो पाई आर एल, तो पाई कैपिटल आर एल ये कांस्टेंट होगा। आप बोलोगे सर ये एल क्या है, ये एल अपना पूरा स्लैंट हाइट है, ये एल अपना क्या है, पूरा ये स्लैंट हाइट है ना, ये एल है, ठीक है। चलो,
तो अब यहां लेकिन तुम्हें एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा। वो चैलेंज आपके साथ ये है कि सर y भी वेरी करेगा और ये रिंग का जो रेडियस है, ये रिंग का रेडियस जो r है ये भी वेरी करेगा, ये y भी वेरी करेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये रिंग का रेडियस भी बढ़ता जाएगा, रिंग का रेडियस भी बढ़ता जाएगा ना। तुम रिंग जो कट करोगे जैसे जैसे y चेंज करोगे ये r भी चेंज होगा। और हमें तो केवल सिंगल इंटीग्रेशन आता है सर, डबल इंटीग्रेशन नहीं आता। होने को तो ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होता है जो आप आईआईटी में पढ़ेंगे बीटेक फर्स्ट सेम में, ठीक है। तो ट्रिपल और डबल इंटीग्रेशंस भी होते हैं, लेकिन आपको आता है केवल सिंगल इंटीग्रेशन। तो हम चालाकी क्या करेंगे, हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। कैसे कन्वर्ट करोगे देखो जरा, आपको अपनी क्लास 10 की ही मैथ से आप कर सकते हो। क्लास 10 की ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बड़े बड़े चीजों को सॉल्व कर देती है। तो ये जो ए बी सी है ना, और यहां पे एक ले लो डी और ये ई, तो एक सिमिलर ट्रायंगल तुम्हें नजर आता है सभी बच्चों को, एक सिमिलर ट्रायंगल तो नजर आ रहा होगा सभी बच्चों को। यहां पर सिमिलरिटी तो प्रूफ करने में आप लोग माहिर हो, ये सिमिलर ही तो है। देखो कौन कौन सा, ए ई डी और ये बी और ये सी, ये आर है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। और ये तुमने बोला वाई और ये बोला एल, ये एल है, बोलो। तो सिमिलर है, तो सिमिलर है कैसे कैसे, ये एंगल कॉमन है, ये 90 है, इधर भी 90, ए सिमिलरिटी से आप बोल सकते हो। तो फॉर ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या बोल सकते हो, आर बाई आर, आर बाई आर इज इक्वल टू वाई बाई एल, है ना भाई, आर बाई आर इक्वल टू वाई बाई एल। तो आप आर को हटा सकते हो, y बाई एल इंटू आर, जहां पे आपको r है उसको y के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे r है उसको आप y के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब कहानी ये शुरू होती है कि इसका सेंटर ऑफ मास, इसको अगर आप रेफरेंस एक्सिस मानते हो, है ना, इसी को आप 0,0 मानते हो, तो आप अगर इसको 0,0 मान रहे हो, मैंने इसको मान लिया, आप इसके सेंटर को भी मान सकते हो। तो मान लो मैंने इसको 0,0 मान लिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, ये थीटा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, ये y है और ये थीटा, तो ये हो जाएगा y cos थीटा होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा रिंग का वो यहां पर होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, y cos थीटा, 0, y cos थीटा, 0, y cos थीटा, r बाई आर इक्वल टू वाई बाई एल। तो r हो जाएगा y बाई एल इंटू आर, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो यहां पे ये y cos थीटा होगा इसका सेंटर ऑफ मास, जो आपने डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 0, r। तो d क्या है, d पॉइंट है अपना COM ऑफ रिंग, है ना, COM ऑफ रिंग, इसी को मान सकते हो। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे, वो हो जाएगा अपने पास y cos थीटा और ये 0, तो 0, y cos थीटा, 0 भी बोल सकते हो, z भी 0 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा y cos थीटा। थीटा इज नॉट वेरिएबल हियर, थीटा आपका कांस्टेंट है ना, वो कोण का एंगल है, तो वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो चलो करते हैं फिर, तो y COM अपने पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dm इंटू इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, y cos थीटा, ठीक है, अपॉन में m लिख दिया। और ये इंटीग्रेट करोगे 0 से l, y को कहां से कहां वेरी करोगे, स्लैंट हाइट के लॉन्ग, तो ये 0 से l। अब dm लिखना बाकी है, dm क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट यूनिफॉर्म है इंटू da, और da लिखना सभी को आता है, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट 2 पाई r, है ना, 2 पाई r इंटू dy,
ठीक है, और आर को क्या लिख सकते हो, ये y बाई एल इंटू आर। तो यहां से ये कैंसिल करो पहले, तो अपने पास आएगा 2m अपॉन आर एल, है ना। इस आर को आपने लिख दिया ये, क्योंकि आपको सबको y के फॉर्म में लाना है, ये आ गया, इस ये r को आपने लिख दिया इंटू डी वाई। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या लिख सकते हो, r से r कैंसिल करो, ये एल स्क्वायर है, एक ही एल है भाई, मैं अलग अलग वे में लिख रहा हूं, एक ही करो। ठीक है, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2m अपॉन एल स्क्वायर वाई डी वाई, 2m अपॉन एल स्क्वायर वाई डी वाई। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस, देखो आप माइनस ले सकते हो, मैंने चलो इसी को पॉजिटिव ले लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये x ले लिया, मैंने इसी को y ले रखा हुआ है, तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें लोकेशन से मतलब है इसलिए। ठीक है, तो यहां पर अपने पास वैल्यू पुट करके फंक्शन बना लो, तो y CM हो जाएगा, y dm की वैल्यू ये है, तो dm क्या लिखोगे, 2m अपॉन एल स्क्वायर वाई डी वाई, ये dm हो गया, इंटू y cos थीटा 0 से l अपॉन में m, तो m तो कैंसिल ही हो जाएगा, और बाकी यहां से बाहर निकाल लो, 2 cos थीटा अपॉन में l स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये इंटीग्रेट होगा y dy, तो फाइनली अपने पास आएगा 2 cos थीटा अपॉन में l क्यूब l स्क्वायर, ये हो जाएगा l क्यूब बाई 3, तो y CM आ रहा है 2l अपॉन 3 cos थीटा, 2l अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखो h के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, h के फॉर्म में l cos थीटा इज योर h को आप क्या लिख सकते हो, l cos थीटा, तो एक तरीके से आप इसको l cos थीटा को h लिख सकते हो। तो आपके पास जो काम का फॉर्मूला मिलता है, अब यहां तो जगह नहीं है, यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, तो y CM जो होगा वो हो जाएगा 2h अपॉन में 3। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हमें मिलता है y CM जो मिलता है कोण का, वो मिलता है 2h अपॉन में 3 फ्रॉम एपेक्स, फ्रॉम एपेक्स, है ना, मतलब कोण के एपेक्स से है, एपेक्स तो सब लोग समझते हैं, तो कोण के एपेक्स से अपना है कितना, कोण के एपेक्स से ये डिस्टेंस है अपना 2h बाई 3। ठीक है भाई, तो कोण के सेंटर से कितना हो जाएगा, मतलब कोण के सॉरी बेस से, तो ये अपना बेस से भी किसी से याद रखो, बेस से याद रखो ज्यादा बेटर है, तो बेस से हो जाएगा h बाई 3, क्योंकि ये था अपना 2h बाई 3। ठीक है, तो बेस से हो जाएगा 2h बाई 3, तो यहां से फ्रॉम एपेक्स है, और y COM फ्रॉम द बेस, y COM h बाई 3, ये आप याद रखो, फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस, तो कोई एक याद रखो, यही याद रखो। तो हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास होता है h बाई 3 फ्रॉम द बेस, हॉलो कोन का होता है h बाई 3 फ्रॉम द बेस। बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ सेंटर ऑफ मास में आपको वर्क पावर की जरूरत पड़ जाएगी। अब बच्चों आपका लिए होमवर्क है एक, ठीक है, और वो होमवर्क आपका ये है कि आपको एक और स्टैंडर्ड बॉडी है, इसका आपको निकाल के लाना है, देखें कितने लोग करेंगे। COM ऑफ ए सॉलिड कोन, ठीक है, COM ऑफ ए सॉलिड कोन, ये आपको निकाल के लाना है यूनिफॉर्म का ही,
ठीक है, आंसर जो आना चाहिए वो h/4 आना चाहिए। ठीक है, ये आप चेक करिएगा, COM ऑफ ए सॉलिड कोन। और एक आइसोसेल ट्रायंगल का कंफर्म करिएगा, एक आइसोसेल ट्रायंगल का ट्राई मारिएगा, स्ट्रिप कट होगा इसमें, है ना। तो आइसोसेल ट्रायंगल का एक लैमिना है, आपने अपने पेपर पे आपने एक आइसोसेल ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, सिग्मा इसका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ये ए और ये ए है। तो इसका सेंटर ऑफ मास प्रूव करके करिएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, निकाल के लाइएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। तो आप दो चीज करके लाइएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए आइसोसेल ट्रायंगुलर लैमिना। लैमिना किसको कहते हैं, जो आपने कॉपी अपने छोटे से थिन पेज पे आप ड्रॉ करके उसको आप कट कर रहे हो। स्क्वायर आएगा इंटीग्रेशन में, कौन से इंटीग्रेशन में कह रहे हैं स्क्वायर आएगा, बिल्कुल स्क्वायर आएगा, मैंने वही किया है। ये y और y स्क्वायर होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अच्छा यहां लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, मैंने किया सही है, ये स्क्वायर होगा बिल्कुल। तो y स्क्वायर का L³/3 लिखा नहीं है, बट वो सही लिखा है, मतलब रिजल्ट सही लिखा है, ये छूट गया है, ये y स्क्वायर होगा बिल्कुल। ठीक है, तो आपको दो काम करके लाना है, एक सॉलिड कोन का, क्योंकि अभी कोई और होमवर्क मैं आपको दे नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ ऐसा सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया नहीं है कि मैं आपको होमवर्क दे पाऊं। ठीक है, तो इस चैप्टर में होमवर्क मैं आपको एक दो लेक्चर के बाद ही कहीं से दे पाऊंगा, चाहे SC वर्मा हो हाँ या फिर मॉड्यूल हो, तो एक दो लेक्चर के बाद हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर से आपको होमवर्क मिले इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी आप इतना ट्राई मार के आइएगा, लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा और आप अपने बैकलॉग इसको कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है।